Hello and welcome. We now start up with the department's role. So अब याद रखना, as taxpayer, you are not supposed to sleep over because you are supposed to understand कि अगर आपकी कभी स्क्रूटनी होती है, आपका कभी असेसमेंट होता है, ऑडिट अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, आप पर अगर डिमांड या रिकवरी की नोटिस आती है तो आपको क्या करना है, आपको वो सिचुएशन कैसे टैकल करना, प्लस आपके लिए जो इन्होंने एक बेहतरीन फैसिलिटी बनाई है ऑफ एडवांस रूलिंग, जहां पर आप कोई एक्टिविटी करने से पहले जा सकते हो, जाकर आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं ये एक्टिविटी करने वाला हूं, इस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता। वो फैसिलिटी अपन समझेंगे ये लेसन में। अपील्स रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे, रिवीजन रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे। सो अगर ये लेसन का आउटलाइन अपन समझे, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी असेसमेंट, ऑडिट एंड स्क्रूटनी। सेकंड पार्ट है आपका डिमांड्स एंड रिकवरी। थर्ड पार्ट है आपका एडवांस रूलिंग और फोर्थ पार्ट है आपका अपील्स एंड रिविजन। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। This part of the chapter, or rather this part of your GST Act, is bound to be time barring, is bound to be specific, and is also bound to be from the department's side. So here you are not making a question कि जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं वो सप्लाई है या नहीं है। Here you are trying to understand के डिपार्टमेंट ने मुझे डिपार्टमेंट मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, डिपार्टमेंट कब वो एक्सपेक्टेशन साइड में रख देगा। अगर वो एक्सपेक्टेशन साइड में रख दी गई तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। विद दिस बीइंग सेड, अंडरस्टैंड कि ये लास्ट में जाके डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। If you are able to satisfy them, well and good. If you feel नहीं satisfy हो सकती तो आप अपना डिफेंस भी रेडी रखोगे। डिफेंस रेडी रखने के लिए आपको ये वाला सेक्शन से ये वाला टॉपिक्स प्लस आपके फैक्ट्स प्लस जो लीगल नॉलेज आपने अब तक गेन की है फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीएसटी लॉ, आपको सारी की सारी एक साथ यूज करनी। So now let us understand part A, which talks about assessments, audit and scrutiny. सेल्फ असेसमेंट, अगर आप ये चार्ट समझना की कोशिश करते हो, असेसमेंट कैन बी आइदर बाय द टैक्स पेयर और इट कैन बी बाय द टैक्स अथॉरिटीज। अब याद रखना जो टैक्स पेयर का असेसमेंट है, that provides you a base because you are the department, so that provides you a base कि अब आप ये बेसिस पे अपना असेसमेंट कीजिए। आप इसको बेस रखिए जो टैक्स पेयर खुद बोल रहा है और इसके ऊपर आप चलिए और आप अपना इवैल्यूएशंस बताइए हमको क्या है। When you shift to the departments,
It can do up your provisional assessment, it can do up your summary assessment, it can do up scrutiny of your return. It can again go ahead and do your best judgment as well. सबसे पहले अपन अपना रोल समझ लेते हैं एज टैक्स पेयर्स। सेल्फ असेसमेंट का मीनिंग होता है आप पूरा लॉ समझ चुके हो, आपको डिस्क्लोजर्स मालूम है और आपने पूरा का पूरा एक्ट समझ लिया। ये समझ लिया आउटवर्ड में क्या होता है, इनवर्ड में क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई कब होती है, किसको बोलते हैं, आपका जो आईटीसी है वो कौन से सिनेरियोज में अवेलेबल है, वो कौन से सिनेरियोज में अवेलेबल नहीं। आपने सारा का सारा समझ लिया, आपने एक वर्क कंप्यूटेशन बना लिया और वो वर्क कंप्यूटेशन के बेसिस पे आई रिपीट, वो वर्क कंप्यूटेशन के बेसिस पे आपने अपना रिटर्न फर्निश कर। जब आपने अपना रिटर्न फर्निश कर दिया, आपका काम खत्म, योर सेल्फ असेसमेंट इज ओवर, अब आप फ्री हो गए। ऑब्वियसली आप फ्री हो गए का मतलब ये है कि आपने अपने रिटर्न में कोई गलती नहीं की थी। इट वाज करेक्ट arithmetically, it was correct conceptually and it was correct factually. अपना टैक्स पेयर का असेसमेंट के टॉपिक में सिर्फ इतना सही काम है। चलो आगे, टैक्स पेयर का रोल खत्म, चलो आगे। अब आप एक टैक्स पेयर हो, आप बोलते हो बाबा मेरे को समझ में नहीं आता क्या कि इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है। When the person, taxable person, is unable to determine value of goods or rate of tax applicable, आप क्या बोलते हो, वैल्यूएशन मेरे समझ के बाहर है, ठीक है, मेरे हिसाब से 100 रुपया वैल्यू है, लेकिन मार्केट में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है ऑफ द रेट कि बेटर है मैं गवर्नमेंट को ही पूछ लेता हूँ, भाई आपके हिसाब से वैल्यू कितनी है। आपको आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपने HSN वाइज समरी खोली, यार इधर आपने HSN और SSC की लिस्ट खोली, वहां से आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि रेट ऑफ टैक्स क्या है, आप नहीं समझ पा रहे, आपने सोचा चलो गवर्नमेंट को ही पूछ लेते। आप गए गवर्नमेंट के पास, आपने कहा गवर्नमेंट प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो कि इसका रेट क्या है, इस पे टैक्स कितना लगने वाला है, या इसकी वैल्यूएशन आपके हिसाब से। तो where a taxable person is unable to determine, he may request the proper officer in giving in writing, okay, आपको writing में देना पड़ेगा, with reasons, okay, with reasons for payment of tax on professional basis। और a proper officer का काम क्या है, that the proper officer shall pass an order within a period not later than 90 days from the receipt of such request, allowing person to pay tax on such provisional basis at such rate or at such value as may be specified by. Now please note that the payment of tax on provisional basis may be allowed if the taxable person executes a bond, ठीक है, आपको एक श्योरिटी देनी पड़ेगी, एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, जो कौन डिटरमाइन करेगा, जो आपका प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा। वो चीज में, वो बॉन्ड में और श्योरिटी में क्या लिखा रहेगा, दैट वी आर असेसिंग एज ऑफ नाउ कि जो आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स है से वो है 10,000 रुपीज की, जो आपकी रेट ऑफ टैक्स है वो है 18%। हाउएवर अगर इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, कोई भी वेरिएशन होता है, तो जो गैप है
गैप, उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा. सो हियर दे आर बाइंडिंग यू कि अगर आपने, व्हाट इज द बाइंडेज ऑन, अगर आपने प्रोविजनली टैक्स भरा है तो आपको एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना है कि इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन द वैल्यूएशन वी शैल पे द डिफरेंस ऑफ द सेम. और प्लीज नोट, यहां पर है ना पढ़ के क्वेश्चन जरूर आएगा. निहाल, डिपार्टमेंट ही वैल्यू करके दे रहा है और डिपार्टमेंट ही बोल रहा है कि एक बॉन्ड या श्योरिटी इशू करो, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू वैल्यू योर गुड्स, टू स्पेसिफाई यू एज टू व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेशन. वो आपका काम है एज टैक्स पेयर. You should be knowing your products and not the department. So because वो आपका काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं अगर हमारी एक्सपर्टीज नहीं है तो ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, so I am out. So you are out, ऐसा आप स्टेटमेंट दे नहीं सकते. एंड therefore because आप अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते that you are out, वो क्या कर रहे हैं, वो आप ही से बॉन्ड रखवा रहे हैं. I hope you are clear कि why this bond. Third, the proper officer shall, within a period not exceeding 6 months from the date of communication of order, pass the final assessment order after taking into account all information as may be required. 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपका ऑर्डर पास करना पड़ेगा. आगे चलो. Provided that the period specified in the subsection may, on sufficient cause being shown for reasons to be recorded in writing, extended. So the joint commissioner or the additional commissioner may also extend this period by more 6 months. So that is fine. Fifth, the registered person shall be liable to pay interest if there is a shortfall of taxes paid. Very clear. कब से आपको भरना है? From the first day, जिस दिन आपका पेमेंट ड्यू हुआ था या जिस दिन आपका टैक्स ड्यू था उस दिन से लेके आपका एक्चुअल पेमेंट के दिन तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 51, दैट इज एट द रेट ऑफ 18%. Whether such amount is paid before or after issuance of the final assessment. So यहाँ पर एक सिनेरियो उन्होंने ऐसा भी विजुअलाइज किया है. They say as taxpayer I understood कि मेरा शॉर्टफॉल हुआ है, मैंने लेके वो पैसा भर दिया. वो बोलते अगर आपने एज सच डे 1 पे भरा होता तो ठीक है, लेकिन आपने लेट भरा है. सो जिस दिन आपने एक्चुअली पेमेंट किया ना उस दिन तक का ब्याज आपको देना पड़ेगा. फिर चाहे वो पैसा आप असेसमेंट के पहले भर दो तो पहले तक जिस दिन का पेमेंट हुआ है तब तक का ब्याज है या इंटरेस्ट है. अगर आप लेट भरते हो तो जिस दिन पेमेंट करोगे उस दिन तक का इंटरेस्ट आप पे चार्ज होगा. This I believe is very much in line with the general indirect taxes as. अगर कोई रिफंड एप्लीकेशन होता है तो we have already seen up, yeah, we have already seen in our refund series कि आपको प्रोविजनल असेसमेंट में अगर एक्सेस टैक्स पेमेंट हुआ है तो आपको उस चीज का रिफंड अपने ही अकाउंट में मिलना है. रूल मतलब प्रोसीजर्स कौन सा भरने का. ASMT 01 भरिए, प्रॉपर ऑफिसर ASMT 02 इशू करेगा अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो.
आप ASMT 03 में उसका रिप्लाई दे दीजिए एंड अगर ऑफिसर बुलाता है तो उसके सामने जाकर खड़े हो जाइए कि सर पूछिए क्या पूछ। Proper officer shall issue an order is in ASMT 4. Yes, you can pay tax on provisional basis. And you're also required to issue up a bond and a security to be furnished for not exceeding 25% of the amount covered in the bond. So that is fine. आपको bond value की 25% की security रखनी पड़ेगी. Next. The registered person shall execute a bond as per section 62 in ASMT 5 with a security in the form of bank guarantee. तो obviously बात है वो bank guarantee मिलती है. Provided that a bond furnished to the proper officer under CGST shall be deemed to be furnished under this act as well. See, understand one thing. With respect to the GST law, अपन ने वो डीमिंग फिक्शन देखा था जो आपके रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में क्रिएट हुआ कि अगर आप कुछ सीजीएसटी को कर रहे हो तो दैट इज डीम्ड कि आपने वो एसजीएसटी को भी किया है. आप कुछ एसजीएसटी को कर रहे हो तो दैट इज डीम्ड कि वो आपने सीजीएसटी को भी किया. नाउ दिस रिमेन्स कॉमन थ्रू आउट योर जीएसटी. आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जहां पर दे आर सेइंग कि नहीं सीजीएसटी को अलग करना है और एसजीएसटी को अलग करना है. ऐसा नहीं होता. The proper officer shall issue a notice in ASMT 06 calling for information for subsection 60, subsection 3 of section 60 and shall issue a final assessment order in ASMT 07. आपका फाइनल ऑर्डर आ गया. फिर आप एक ASMT 8 भर दीजिए कि मेरी सिक्योरिटी रिलीज कर दीजिए. The proper officer shall release the security after ensuring that the amount as due is already paid. और एक ASMT 09 फॉर्म आएगा आपको 7 दिन के अंदर. That is how your provisional assessment works. अब आता है एक ऐसा टॉपिक जिससे भी people feel is an injustice on the taxpayers. Though I have a different view, I as a person look at this provision as something which is the right of the department, and they are absolutely correct in asking for scrutiny or in issuing scrutiny notices. Why I say that this is the right of the department? Because a GST officer will scrutinize your returns to verify its correctness. ऑडिट होती है आपकी, ऑडिट में भी आपकी करेक्टनेस वेरीफाई होती है और जो डिपार्टमेंट वाला है वो भी आपकी करेक्टनेस वेरीफाई करता है. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड आर्ग्यू कि निहाल जो टोन होता है, जो एटीट्यूड का डिफरेंस होता है, वो सारी चीजें आई एक्सेप्ट विथ यू कि यस at times a lot of the departmental officers are rude. They are very arrogant by their nature as well. That being said, we will have to cope up with them and we have to manage them. Please do not conclude that I am a person who is talking from the department side. No, I am not. But what a right is given to them, and if they exercise that right, see, understand what they are doing is legally correct. We have to provide them sufficient documentary evidence. We have to provide them that. Once there is sufficient documentary evidence, your books are clean, you are as clean as anything, so कुछ हो नहीं सकता आप. So now with this background,
Let us understand section 61 that deals with scrutiny of returns. The proper officer may scrutinize the returns and related particulars. He shall ask you for information and inform you the discrepancies if noticed in any manner as may be prescribed, and seek his or rather your explanation thereof. So yes, the person is asking you for information और वो आपसे पूछेगा tell me why the difference is. आपके पास रीजंस है, आप बता दीजिए. In case your explanation is found satisfactory or it is found acceptable, the registered person shall be informed accordingly और आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाए. But if it is not found satisfactory or you have not replied within 30 days of being informed, या तो फिर आपने रिप्लाई किया, ऑफिसर ने हाईलाइट किया दैट दिस इज रॉन्ग, टेक अप करेक्टिव एक्शंस, आपने वो करेक्टिव एक्शन नहीं लिया. से फॉर एग्जांपल आपने अपने रिटर्न्स भरे, इन दोज रिटर्न्स यू फॉरगॉट टू फर्निश वन ऑफ द इनवॉइसेस. ऑफिसर ने नोटिस किया, नोटिस करने के बाद में ऑफिसर ने आपको ये बताया दैट देख निहाल रह गया है, अपने अगले रिटर्न में इसको भर देना और इंटरेस्ट के साथ में टैक्स भर देना एंड प्रोसीडिंग्स वुड गेट. आपने वो भी नहीं किया, तो अब वो क्या करेगा, ही कैन आइदर आस्क यू टू गो फॉर ऑडिट, या वो डिपार्टमेंट की ऑडिट इशू कर देगा आपके सामने, दैट इज सेक्शन 65, या तो आपके स्पेशल ऑडिट करवा देगा 67 में, या तो सर्च सीजर इंस्पेक्शन हो जाएगा आपका, सॉरी 65 में ऑडिट होगी, 66 में स्पेशल ऑडिट होगी, 67 में आपका सर्च सीजर इंस्पेक्शन हो जाएगा, या तो फिर क्या करेगा, आपको एक चोकॉज नोटिस इशू कर देगा. अब तू मेरे को बता दे why I should not recover this amount from. 73 is non-fraud cases, 74 is fraud cases. Rule 99 talks about forms relating to scrutiny of returns. They say that when any return is furnished by a registered person is selected for scrutiny, आपको इस ASMT 10 आएगा, जो आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा कॉमन आ रहा है. Informing him of such discrepancies and seeking such explanation thereto within time period as may be prescribed, not exceeding 30 days from date of service. If everything is clear, you furnish a satisfactory explanation, ASMT 11 आपको इश्यू हो जाएगा. टॉपिक है, सॉरी ASMT 12 आपको इश्यू हो जाएगा. द टॉपिक है, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन में एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी, से फॉर एग्जांपल बहुत सी बार क्या होता है, आपको समझ आ जाता है गलती हो गई, सो अगर गलती हो गई आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको एक ASMT 11 आ जाएगा, the proceedings are closed. So the registered person may accept the discrepancy mentioned in the notice, pay the tax, interest and any other amount due, and inform the same to the officer for an explanation of discrepancy in ASMT 11 to the proper officer. Okay. सॉरी, मेरा कुछ गलत हो गया बोलने में. आप प्रॉपर आप रजिस्ट्रेशन हो, आपने जो टैक्स ड्यू था वो पे कर दिया, और आपको से फॉर एग्जांपल उसने 4 अमाउंट्स निकाली थी, 100, 200, 300, 400. आपने 400 पे कर दिया, 300 पे कर दिया, 200 भी पे कर दिया. अब जो वो 100 रुपया था ना, या 100 रुपए का अमाउंट, उसके लिए आप ऑफिसर को रीजन भेज रहे हो
तो बॉस दिस इज नॉट अ डिस्क्रिपेंसी, ये गलती कुछ हुई नहीं है, ये कारण, दिस वाज द रीजन। तो मैं आपको एक ASMT 11 में मैं आपको रीजन भेज रहा हूँ कि दिस वाज द रीजन, दैट इज द रीजन, यू फील दैट इट हैज स्किप्ड, इन रियलिटी इट हैज नॉट। दस ये जो एक्सप्लेनेशन आपने दी ASMT 11 में जाएगी। where the explanation furnished is found acceptable, the proper officer shall inform for ASMT 12. Summary assessments. Section 64. The proper officer may on any evidence showing a tax liability of a person coming to his notice with the previous permission of AC or JC, that is additional or joint, proceed to assess the tax liability of such person to protect the interest of the revenue. So here आपका AC या JC से परमिशन लिया जाएगी, परमिशन लेने के बाद में they would go ahead and they would go ahead issue you a notice that I am assessing your tax liability and it is in the nature of protection of the interest of revenue, और मैं आपको assessment करके नोटिस दे रहा हूँ कि भाई इतना अमाउंट आता है टैक्स पर। Please note, you need sufficient grounds to believe that अगर मैं ये नहीं करता, ये एक्शन में अगर आज नहीं लेता, तो शायद ये पर्सन कभी टैक्स भरे ही ना, शायद ये पर्सन देश छोड़ दे, बट उसके लिए आपको एक ग्राउंड्स टू बिलीव चाहिए। प्लीज याद रखना, आपको रिटर्न परमिशन लगेगी फ्रॉम द एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर बिफोर यू गो अहेड एंड डू सच प्रोसीडिंग्स, या बिफोर यू गो अहेड एंड डू सच समरी असेसमेंट्स, provided that the person to whom the liability pertains is not a citizen and such liability pertains to supply of goods, the person in charge of such goods shall be deemed to be the taxable person and the tax payable। अब ये क्या बोल रहे हैं, and whether taxable person to whom the liability pertains, वो मिल नहीं रहा, वो गुम है कहीं पे, और ये liability है ना, that is for liability of goods। तो ये क्या कह रहे हैं, जिसके पास में हमको गुड्स मिलेगा, द पर्सन इज इन चार्ज ऑफ द गुड्स, हम उसी को टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे एंड वो पर्सन लायबल होगा टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस। प्लीज नोट एज अ प्रोविजन दिस इज क्वाइट एडवर्स टू यू, to the taxpayer, because पहला आप ऑलरेडी अपना जो भी सप्लायर होगा, रेसिपिएंट होगा, सॉरी अपना जो भी सप्लायर होगा, आप उसको टैक्स ऑलरेडी एक बार दे चुके हो। फिर डिपार्टमेंट अगर खड़ा हो रहा है, आपने जिसको टैक्स पे किया था वो हमको मिल नहीं रहा है, तो एक काम करो, अब आप टैक्स भरो वापस। सो प्लीज नो, दिस इज नॉट अ taxpayer friendly provision, rather this is a department friendly provision. On an application made by the taxpayer within 30 days from the date of receipt of the order passed, if the AC or JC feels कि ये जो summary assessment हुआ है ना गलत हो गया,
वो क्या करेंगे, वो आपका जो ऑर्डर है वो विड्रॉ कर लेंगे एंड follow the procedure as laid down in 73 or 74, which means टैक्स पेयर ने आपको एक एप्लीकेशन दिया कि बॉस ये समरी असेसमेंट गलत है आपका, तो व्हाट विल दे डू, वो बोलेंगे ठीक है, इफ दे आर ओके विद इट, वो बोलेंगे ठीक है ड्रॉप। तो वो ये ऑर्डर तो निकाल लेगा और बोलेगा एक काम करता हूँ 73 74 ओपन कर रहा हूँ मैं आपके लिए, समरी निकाल के शो कॉज इशू होगा, which I believe is good because a show cause notice gives you a chance कि आप अपना साइड ऑफ द स्टोरी रखो। यहां पर क्या हुआ, ऑफिसर ने ऑर्डर पास करके दे दिया, ये ले निकाल इतना टैक्स, विदाउट हियरिंग योर साइड ऑफ द स्टोरी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, as the name suggests, either the taxpayer has not cooperated or the taxpayer has not filed his returns only. So notwithstanding anything to the contrary, where a registered person fails to furnish returns even after a service of notice, a proper officer shall assess his tax liability to the best of his knowledge after taking into account the relevant materials which are found, and shall issue an assessment order within a period of 5 years from the date specified under section 44. So what they are technically telling you here is, आप प्रॉपर ऑफिसर हो, प्रॉपर ऑफिसर ने आपको नोटिस भेजी 46 कि भाई रिटर्न भर दो, आपने नहीं भरी, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको नोटिस आ गई, आपने फिर भी रिटर्न नहीं भरा, ऑफिसर बोलता है ठीक है, जो भी रिकॉर्ड मेरे पास में अवेलेबल है मैं उसके बेसिस पे तेरा बेस्ट जजमेंट कर, उसने आपका बेस्ट जजमेंट कर दिया। सदा सदा के लिए तो कर नहीं सकता, आप पे भी टाइम लिमिट है। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट इज पीरियड ऑफ 5 years from the due date to furnish your annual return. Next, when the registered person furnishes a valid return within 30 days of the service of the notice or rather of the service of the assessment order, बेस्ट जजमेंट आया है, बेस्ट जजमेंट के सामने आप अब अपने सारे रिटर्न्स भर रहे हो, वो क्या बोलते हैं, अगर बेस्ट जजमेंट के रिस्पॉन्स में भी आप अपने सारे रिटर्न्स अपलोड कर देते हो, तो मैं मेरा बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर का है ना कॉपी निकाल दूंगा, सो आई वुड विथड्रॉ माय बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बट द लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट शैल कंटिन्यू। सो याद रखना, आप ये सिचुएशन में अराइज नहीं, या आप अपने आप को आप ये नहीं बोल सकते कि मैं काम करता हूँ, मैं सारा रिटर्न भर देता हूँ, टैक्स पेमेंट कर देता हूँ, इंटरेस्ट का देख लेंगे जो भी होगा। वो बोलता है नहीं, इंटरेस्ट की लायबिलिटी खत्म नहीं होती, the liability to pay interest shall continue. And also remember one thing, that जो भी interest liability है under the indirect taxes, it shall always stay. ये तो बात हो गई आपके रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन का क्या हो, या पहली बात, अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो असेसमेंट होता है वो कैसे हो, से फॉर एग्जांपल आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी हो, आपके यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऑडिट है, आपने बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर से सर्विस ली। सो जब आपने बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर से सर्विस ली,
आपने कहा दैट मेरे इतने सारे अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, और ऑफिसर ने बोला कि काम करो, आपके जितने भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स है उन सब का मेरे को एक लेजर टोटल दे। आपने दे दिया। वहां से आपको समझ आया कि आपके बहुत सारे जो छोटे छोटे वेंडर्स थे उसमें से कुछ लोगों का 20 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया या 40 लाख का लिमिट क्रॉस हो चुका, लेकिन उन्होंने फिर भी जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। Therefore, they now have adequate reasons to believe that you were liable for registration, but you did not take up the registration. So वो क्या करेगा, आपका एक बेस्ट जजमेंट पास करेगा। That will go, and this was the reality scenario या the realistic scenario जब ये provision कब apply होता। Let us read the section. Section 63 says that not doing anything to the contrary in 73-74, where person fails to obtain registration even though liable, और उसका नंबर कैंसिल हो गया है, मतलब कोई टाइम में लायबल था टू पे टैक्स, बाद में द डिपार्टमेंट हैज कैंसिल्ड द नंबर और उसने खुद में कैंसिलेशन करा। द प्रॉपर ऑफिसर मे प्रोसीड to assess the tax liability of such person to the best of his judgment for the relevant tax period, and again issue a notice under section 44, provided that no such assessment order shall be passed before giving an opportunity of being. Now please try to understand and please appreciate, यहाँ पर the person is already an unregistered person. So एक unregistered person है, आपने उसको लेकर नोटिस पकड़ा दी, लो इतना टैक्स भर दो, पूछेगा क्या हो गया, क्यों, कब, कैसे, कहा, बोलता है आपने मेरी बात किधर सुनी। सो इसीलिए जब भी आपको एक अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट करोगे, तो यू विल हैव टू कंपल्सरीली गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी और उसके बाद जाके उसका असेसमेंट फाइनल। प्लीज नोट, when it came to assessment of non-filers of return, आपने उनको एक नोटिस दी है, इवन आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस, जैसे उसने रिटर्न नहीं भरा, एंड देयरफॉर आपने डायरेक्टली एक ऑर्डर पकड़ा है। यहाँ पर there was no such notice given, therefore एक opportunity of being heard becomes a compulsion. Audit, I believe अपन ऑलरेडी एक टॉपिक देख चुके हैं, स्पेशल ऑडिट, टैक्स ऑडिट दोनों। This forms, whatever they are mentioning, this is also important for exam purpose as well, or only for practice purpose? It is important for both of them, because what can happen is that in exam they can give you a scenario of something like this. Chalo, let us discuss a case study only for the remaining time, so that you know you are also at ease as to how things would appear in your exam. So let us discuss up a case study. The case study is something like this. NCJA Private Limited has purchased goods from SLPL Private Limited. The goods purchased in totality amounted to rupees 45 lakhs. While conducting the audit of NCJA Private Limited, this was noticed by the proper officer. The proper officer gathered the facts and proceeded
to do a best judgment assessment of the SLPL Private Limited. The proper officer drew up a best judgment assessment and gave it directly to the company, whether the show cause notice or whether the assessment order given by the proper officer is valid or not valid. This is the query, or rather this kind of a question can very well turn up in your exam as well. Now please note, the answer to this is that it is not valid. Reason: no such assessment order shall be passed without giving an opportunity of being heard to the person. Now please note, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना ही पड़ेगा अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन का बेस्ट जजमेंट करने के लिए उतर। ऑल्टरनेटिव दे से कि अगर आप ये सर्टेन केसेस का रूल 102 पढ़ते हो, देखो क्या बोलता है, प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस टू टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, अंडर सेक्शन 63 कंटेनिंग द ग्राउंड्स ऑफ असेसमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आ सकता है कि व्हाट इफ SLPL प्राइवेट लिमिटेड वाज अ रजिस्टर्ड पर्सन। such type of case studies can very well be a part of your exams as well. So it is not that कि सिर्फ practice में ये provisions काम आते हैं, but yes, they are say more inclined towards your practice. That being said, there is no stoppage on them or any of the institutes asking them for in your exams as well. Are you clear? Yes, sir. Demands. I believe